बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 7 शेयर करनी हैं। 7 स्टोरीज़। जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल, बहुत अहम बात है, इस पे बात करनी है। आर्मी चीफ से बिजनेसमैन और सनतकार क्यों मिले, इस पे बात करनी है। बहुत अंदर की खबरें आ रही हैं। अब इंसाफ होगा, इमरान खान का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। अच्छा, इस पे बात करनी है। गैलप का नया सर्वे आया है मकबूलियत का, यूथिये छलांगे मार रहे हैं, इस पे भी बात करनी है। मोहम्मद खान भट्टी, वड्डे और निक्के डाकू का, पंजाब के वड्डे निक्के डाकू का, दोनों का फ्रंटमैन, इस पे भी बात करनी है। वो पकड़ा गया, उसका मजिस्ट्रेट के सामने 164 का बयान हुआ है, उसमें बहुत कुछ, उसने सब कुछ खोल के रख दिया है। होली बनाने वालों पर यूनिवर्सिटियों में तशद्दुद हुआ है, इस पे भी बात करनी है। नैब की टीम दुबई पहुंच गई है, किसके पास पहुंची है, इस पे भी बात करनी है। स्टोरीज बड़ी सारी की सारी अहम है, आप एक भी नहीं छोड़ सकते। लेकिन सबसे पहले मैं मोहम्मद खान भट्टी वाली स्टोरी पे आऊंगा जनाब। उससे भी पहले ये बताऊंगा कि ये 2 घर अभी तक हमने बनाने हैं और जनाब बाकी बन रहे हैं, और वो इंशाअल्लाह तकरीबन कंप्लीट हो गए हैं। 2-4-5 रोज़ में उसकी मैं मुकम्मल पिक्चर और वीडियोस आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। और हम अपना रमज़ान पैकेज का इफ्तिताह भी करने लगे हैं 1 दिन बाद, और इंशाअल्लाह ये अल्लाह के करम आपके ताम 10,000 घरों को भाई रमज़ान का पैकेज देना है, फूड। जो मुझे किसी आप में से किसी ने कहा कि जी आप उनको दें, ये शर्त ये रखें जो रोज़े रखें। जी मैंने पहले से यही शर्त रखी हुई है, ठीक है ना। रमज़ान में मुफ्त खोरों को नहीं देना, गरीबों को हमेशा ही देना है, लेकिन ये भी शर्त है कि वो रोज़े रखेंगे, उनके पास इफ्तार और सहर का राशन नहीं होगा। आपके तामुन से, अल्लाह के फजल से हमने एक पोस्ट ऑफिस का किरदार अदा करना है, उन तक पहुँचाना है, ठीक हो गया ना। मोहम्मद खान भट्टी जनाब पकड़ा गया, आपको पता है ये कोई 26 फरवरी को पकड़ा गया। उसने खुद कहा कि हम फरार हो रहे थे चमन के रास्ते, गालिबन ईरान फरार हो रहे थे। हमने पुलिस की गाड़ी पे फायरिंग की और जवाबी फायरिंग में हमारे टायर बर्स्ट हो गए। बहरहाल उन्होंने खुद बयान दिया अपना मजिस्ट्रेट के सामने, 164 का बयान। उन्होंने करप्शन की सारी कहानी वड्डे निक्के डाकू तक की सबकी खोल के रख दी, अपने अरबों रुपए की भी करप्शन सबके सामने उनकी आ गई। मोहम्मद खान भट्टी ने रायवेंड लाहौर में 4.5 एकड़ ज़मीन पर फार्म हाउस, मंडी बहाउद्दीन में 150 एकड़ ज़रई अराजी, 200 मवेशियों पर मुश्तमिल डेयरी फार्म, जौहर टाउन लाहौर में 8 मरले का घर, इत्तेहाद टाउन लाहौर में 7 मरले कमर्शल और 10 मरले रिहायशी प्लाट और 2 गाड़ियों की मिल्कियत का एतराफ़ किया। इसके अलावा मूने सलाई के ज़रिए शुगर मिल में 25 करोड़ रुपए, रहीम यार खान की शुगर मिल में 10 करोड़ रुपए की माफ़ कीजिएगा सरमायाकारी का एतराफ़ किया। उन्होंने ख्वाजा मोटर्स लाहौर में 10 करोड़ रुपए, सरगोदा माल निज़ाम हैदर के साथ 7 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट का भी एतराफ़ किया। मोहम्मद खान भट्टी ने अपने इकबाली बयान में बताया कि 2021 में राना इकबाल को 20 लाख रुपए रिश्वत लेकर नौकरी दी। हाईवेज मंडी बहाउद्दीन के टेंडर में राना इकबाल से 19.5 करोड़ रुपए वसूल किए। राना इकबाल को बाद में एक्सियन कसूर लगाने के लिए 30 लाख रुपए वसूल किए। चौधरी परवेज इलाही के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने बताया कि साबिक डस्का हाईवे टेंडर में ठेकेदार नवीद से 2 करोड़ रुपए की रिश्वत ली। ये मजिस्ट्रेट के सामने बता रहे हैं। अच्छा जी, चौधरी परवेज इलाही के कहने पर पंजाब असम्बली में 500 अफराद भर्ती किए। 15 सीटों का कोटा परवेज इलाही, तारिक बशीर चीमा और राजा बशारत को दिया। 1 सीट एजाज हुसैन शाह के कहने पर। अच्छा जी, उन्होंने बयान में कहा कि परवेज इलाही और मूने सिलाई ने गुजरात में 50 लाख के टेंडर में 35% कमीशन लिया। मूने सिलाई ने लाहौर के मास्टर प्लान में मलिक रियाज और दीगर को फ़ायदा देकर अरबों रुपए लिए। ऐसे तो नहीं निक्का डाकू नस गया, सब पता था उनको कि जो करतूत मैंने किए हैं वो पकड़े जाने हैं। मोहम्मद खान भट्टी ने अपने इकबाली बयान में 164 के बयान में बताया कि इंडस्ट्रियल स्टेट गुजरात और हाफिजाबाद 2 गुजरात रोड के ठेके पर 35%, पंजाब मास ट्रांजिट के तहत बसों की खरीदारी में 10%, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में 7% कमीशन हासिल किया। और सबसे बड़ी बात, एक जज के 2 बेटे फ्रंटमैन। हाँ जी, एक जज ने
अपने 2 बेटों को फ्रंट मैन रखा था। जज के बेटे किक बैक्स लेते और तैनातियां कराते थे। पीटीआई क़यादत और परवेज़ इलाही की हिदायत थी कि जज के बेटों का काम नहीं रुकना चाहिए। ये कौन सा जज है भला? अताउल अतारर साहब ने तो सब कुछ ही बता दिया कौन सा जज है। नकवियों को एवं ही बदनाम कर दिया जज ने। मोहम्मद खान भट्टी का ताल्लुक पंजाब के शहर, ये कौन है साहब, ये हैं कौन? मोहम्मद खान भट्टी का ताल्लुक पंजाब के शहर मंडी बहाउद्दीन से है और वो चौधरी परवेज़ इलाही और उनके बेटे चौधरी मुनस इलाही के दस्तराज समझे जाते हैं। उन्होंने पंजाब असम्बली में 14वें ग्रेड से मुलाजमत का आगाज़ किया। ये मैट्रिकुलेट है या शायद अंडर मैट्रिक है, मैट्रिक पास भी नहीं है। वो कहाँ पहुँचा फिर? 2002 में चौधरी परवेज़ इलाही या वज़ीर आला थे ना पंजाब मुशर्रफ के दौर में, स्याह सफ़ेद के मालिक थे, ठीक है ना। उसी वज़ारत आला के दौरान मोहम्मद खान भट्टी को सेक्रेटरी असम्बली मुकर्रर कर दिया गया। बाद में जब बाद वाली हुकूमतें आईं तो उसमें उनको किसी किस्म का कुछ भी नहीं। उसके बाद लेकिन 2018 के आम इंतखाबात के बाद मोहम्मद खान भट्टी को एक मरतबा फिर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बना दिया गया, ठीक है जी। 2022 में जब परवेज़ इलाही दोबारा वज़ीर आला बने तो उन्होंने मोहम्मद खान भट्टी को अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी रखा, पंजाब असम्बली के सेक्रेटरी भी रहे। अब आप कहानी तो देखें, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ होता है हमारे यहाँ पाकिस्तान में कि एक मैट्रिकुलेट 22 ग्रेड पे कैसे पहुँचा, उसने कैसे ऊधम मचाई, कैसे जज के बच्चों को किस तरह से फ्रंट मैन बनाया गया, किस तरह से ऐसे तो नहीं ट्रक खड़े सुप्रीम कोर्ट के आगे, ठीक हो गया ना जी। आज है भाई जनरल फैज़ का कोर्ट मार्शल। हमारे दोस्त हैं अनवर मसूद साहब, किसी तारुफ के मुताज नहीं है। अनवर मसूद साहब के साहबजादे हैं और वो तो वैसे ही किसी तारुफ के मुताज नहीं हैं, है ना। बड़े नमनाक से होते हैं अनवर, कह कहे तेरे कोई दीवार गिरिया है तेरे अशार के पीछे। क्या बात है जनाब, ट्रिब्यूट है हमारी तरफ से, सलाम है अनवर मसूद साहब को। तो जनाब बात यह है कि अनवर मसूद साहब उन्होंने एक और कुछ दोस्तों ने नया प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया है वी न्यूज़ के नाम से। हम अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं भाई, बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। उन्होंने पहला इंटरव्यू किया मरियम नवाज साहबा का। मरियम नवाज साहबा ने कहा है कि जनरल फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल होना चाहिए, न सिर्फ कोर्ट मार्शल बल्कि निशान इबरत बनना चाहिए उसको। बड़ा कॉन्फिडेंस लेवल है भाई जो बढ़ता जा रहा है मरियम नवाज साहबा का, और मैं खुद भी इसी तगोदौ में हूँ। कुछ तो है ना, कुछ तो है उस कॉन्फिडेंस के पीछे। अच्छा चले छोड़े, मैं बात भी बताता रहूँगा, ठीक हो गया ना, अब मैं बताऊँगा खैर। तो साथ उन्होंने ये भी कहा कि देखिए हमने तो इसके ख़िलाफ़ सबूत जमा करवाए हुए हैं अदालत में। सबसे बड़ा सबूत तो शौकत अजीज़ सिद्दीकी का वो बयान है, जिस तरीके से ये मेहनतें करता रहा जमहूरी हुकूमतों को हटाने में, ठीक है ना। जिस तरीके से ये मेहनत करता, 2 साल इसने मेहनत की है हमें हटाने में और 4 साल इसने आगे मेहनत की है पाकिस्तान को बर्बाद करने में। खैर 6 साल इसने मेहनत की। तो वो कहते हैं जवाब देना चाहिए। उनसे पूछा कि आप जनरल बाजवा का नाम नहीं लेते, उन्होंने उसका डायरेक्ट जवाब तो नहीं दिया, खैर बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब दिया और वो जवाब ठीक था कि नवाज शरीफ ने तो उस वक़्त नाम लिया था गुजरांवाला के जलसे में कि जब जनरल बाजवा जब एक पेज पर थे और इस तरीके से तो कोई ललकारने वाला नहीं था, लेकिन उन्होंने ललकारा कि इस बात का जवाब नहीं दिया, अब क्यों नहीं आप नाम लेते। खैर अच्छा सॉरी, आगे चलते हैं। उनसे पूछा गया कि आपकी मुलाकात जनरल फैज़ से, जनरल बाजवा या साकिब निसार से हुई। उन्होंने कहा कि मेरी मुलाकात साकिब निसार से कभी भी नहीं हुई, और फिर उसके बाद उन्होंने उसकी गत भी बनाई। जनरल बाजवा से मेरी एक दफ़ा मुलाकात हुई थी जब वो आर्मी चीफ बने, ज़ाहिर है उनको नवाज शरीफ साहब ने बनाया, वो फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस में आए थे अपनी फैमिली के साथ, तो उधर मेरी मुलाकात हुई थी, ठीक है ना। और ये उन्होंने इसका जवाब दिया। आप देखते हैं बड़ी दिलचस्पी से खैर सूरत हाल है कि इमरान खान कहता है कि जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल होना चाहिए, मरियम नवाज कहती है जनरल फैज़ का कोर्ट मार्शल होना चाहिए। इसका मतलब एक तरीके से तो ये है कि किसी ने भी अगर वो कानूनी जो हुदूद हैं उसका ट्रेसपास किया है ना, आईनी हुदूद क्या होता है, एक होता है ना क्रिमिनल ट्रेसपास, ठीक हो गया ना,
एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेसपास, ठीक है ना, हदूद फलांगी हैं जिसने ना, उसका ज़रूर कोर्ट मार्शल भी होना चाहिए, पूछगछ भी होनी चाहिए। देखते हैं कब होता है, किसका होता है, लेकिन घेरा तंग हो रहा है। ये मैं आपको बताऊं, ये अब की बार कुछ अनहोनियां भी होंगी, ये आप देख लीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, आप इसको नोट कर लें। हर दफ़ा ऐसा नहीं होगा, हर दफ़ा ऐसा नहीं होगा। हाफिज साहब बड़े खरे मूड में हैं। हाफिज साहब की मुलाकात हुई जनाब आर्मी चीफ जनाब सैयद हाफिज आसिम मुनीर साहब की, बिजनेसमैन और सनतकारों से। कुछ लोग एतराज़ कर रहे हैं कि साहब जब आपने कह दिया कि हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे, तो एक तरह से ये मुलाकात भी मुदाखलत है। भाई ये मुदाखलत नहीं है, उसकी अंदर की कहानियाँ बहुत सारे लोग बता रहे हैं और अथेंटिक ज़राए बता रहे हैं। उन्होंने पक्की कसम खाई हुई है कि मुदाखलत नहीं करनी। असल में मसला ये होता है कि सनतकारों को कोई 5 सनतकार उसमें बताया जा रहा है, कराची के थे बिजनेसमैन, सनतकार, ताजिर, 5 का ताल्लुक अहम शख्सियात का, ताजरों का, बिजनेसमैन, सनतकारों का ताल्लुक जो है ना लाहौर से था, तो ये 10 थे। तो पहली दफ़ा ऐसा हुआ, पहले भी करते रहे हैं वो, कराची के जो कोर कमांडर, कराची के रेंजर के डीजी रेंजर, इसी तरीके से जनरल बाजवा साहब, बाकी लोग भी कर, जनरल रहील शरीफ साहब, लेकिन कोई सियासी उसमें नहीं होता था। आसिम मुनीर साहब ने वज़ीर ख़जाना जनाब इसाक डार साहब को भी साथ मदऊ किया कि जी आप भी आएँ, आप बैठें। सनतकारों ने उनको, असल में ना उनको लत पड़ गई है ना, ये अभी IMF के जो फैसले हुए ना ज़रा सख्त हुए हैं, वो बार बार इश्तिहार आ रहे हैं जनाब मुख्तलिफ अखबारों में, देखें जी आपने बिजली पे सब्सिडी ख़त्म की, यूनिट महंगे हो गए, सनत तबाह हो जाएगी। भाई सनत क्यों तबाह होगी? आपको चस्का पड़ गया है सब्सिडीज़ का, तो अब अवाम मरें, अवाम पर सब्सिडीज़ ख़त्म हों, अवाम महंगे दामों सब चीज़ हर शय ख़रीदे, तो आप भी उसी तरह से करें, आप अपने बलबूते पे करेंगे। हुकूमत के कंधे पे क्यों चढ़ के कारोबार करते हैं? इंडिया वाले हुकूमत के कंधे पे चढ़ के कारोबार कर रहे हैं, यहीं पे ये गलत लत पड़ गई है। तो जनाब उन्होंने जब शिकवा किया कि जी हम तो आर्मी चीफ से शिकवा करते हैं, आर्मी चीफ ने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा जी ये हुकूमत का काम है ना, ये हमारा काम है और ये हुकूमत के साथ, और आप इत्मीनान रखें, अब ना मुल्क डिफ़ाल्ट हो रहा है, ना इंशाअल्लाह ये मुश्किलात अब कम होंगी, और इंशाअल्लाह कम होनी शुरू भी हो गई हैं। IMF ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है, जल्द ही उनके साथ मुआहदा तय हो जाएगा। और अब ये उनकी ख्वाहिश पे हुई थी मुलाकात। पहले उनको कहा गया था आप हुकूमत के साथ बात करें, हुकूमत से उनको कोई जवाब नहीं मिला सनतकारों को, फिर उसके बाद उन्हें बार बार मैसेजेस भेजे, तो तब उन्होंने बुला लिया इसाक डार साहब को भी। इसाक डार साहब ने पूरी ब्रीफिंग दी, इसाक डार साहब ने पूरी तसल्ली कराई, और आसिम मुनीर साहब ने कहा है कि जो भी करना है इन्होंने करना है। ठीक हो गया ना? अब वो वाली बैसाखियाँ और वो वाली सूरत हाल, वो जनरल रहील शरीफ और जनरल बाजवा और ये वो उससे करते थे ना नवाज शरीफ साहब के दौर में, तो ये जो यूथिया मूथिया होते थे यहाँ पे, यूथिया मूथिया चैनल, मालशिया पालशिया, और ये जो सारे बूट चाटिया, ये बड़े बड़े जनाब वो वीलाग करते, प्रोग्राम करते, और जी उन्होंने ताजरों से मुलाकात की है, बड़ी बड़ी बातें की हैं जनाब, हुकूमत का फेलियर हो गया है जनाब, ये हो गया है, वो हो गया। तो बात ये है कि इन्होंने भी ताजरों की ख्वाहिश पर मुलाकात की है, और ख़ुद फवाद चौधरी ने भी कहा है, उन्होंने भी आज कहा है कि ये जो सनतकार, ताजिर वगैरह आर्मी चीफ से मुलाकात करते हैं, इनके अपने पर्सनल मफादात होते हैं। बिल्कुल ऐसी बात है। अब इंसाफ होगा, इमरान खान का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा, ये मरियम नवाज ने कहा है। बड़ी बात है। इस कॉन्फिडेंस के पीछे क्या है? उन्होंने कहा एक तरफ 2 पेशियां और एक तरफ 200 पेशियां वाला, एक तरफ 2 पेशियों वाला और एक तरफ 200 पेशियों वाला, बराबर कैसे हो सकता है? एक तरफ सिर्फ और सिर्फ इकामा छुपाने वाला और एक तरफ बेटी छुपाने वाला, ये कैसे बराबर हो सकते हैं? अब कोई इसका नाम लेने वाला नहीं बचेगा। मरियम नवाज, बहुत बड़ी बात, मैं बार बार इस जानिब तवज्जो दिला रहा हूं। मरियम नवाज ने कहा है कि इलेक्शन होगा लेकिन पहले इंसाफ होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑर्डर कर रखा है इलेक्शन का, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, पहले इंसाफ होगा बाद में इलेक्शन होगा। नहीं, पहले तराजू के दोनों पलड़े बराबर होंगे, पहले चीजें वो रिवर्स होंगी। जो नवाज शरीफ को बेगुनाह तरीके से नाअहल किया गया, पहले वो सारी चीजें रिवर्स होंगी। सिर्फ रिवर्स नहीं होंगी, पहले जो जहां जिनकी वजह से किया गया
उनको भी रिवर्स किया जाएगा। ये वाली बात है। अब ये कॉन्फिडेंस के पीछे क्या है भाई? आप बहुत समझदार हैं ना, आप मुझे छोड़ें। हम ही खाम खा जब लोग कहते हैं बहुत सारी बातें बताते हैं, फिर हम बताएं तो फिर उधर से, और फिर उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है मरियम नवाज ने कि अब ये पेश होगा तब भी फंसेगा, ये पेश नहीं होगा तब भी फंसेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। 13 कौन सी परे है, बाकी 77 मुकदमात इस वक्त अपना इमरान खान पर हो चुके हैं। 77 सेंचुरी होने वाली है। गैलप का सर्वे आया है, कहते हैं जनाब 61% इमरान खान की मकबूलियत, नवाज शरीफ और बिलावल साहब की 36%, मरियम नवाज की 34%, शहबाज शरीफ की 32%, मौलाना साहब की 31%, आसिफ जरदारी की 27%। अच्छा ठीक हो गया जी। यूथ ये छलांगे मार रहे हैं। ये मकबूलियत बहुत सारों की थी भाई। ये मकबूलियत आपको नहीं पता नवाज शरीफ की उस वक़्त कितनी मकबूलियत थी। नवाज शरीफ कितनी मकबूलियत की पहाड़ पे चढ़ गए थे, है ना, ठीक हो गया ना। लेकिन फिर क्या हुआ, उनको नाअहल करार दे दिया गया। ये मकबूलियत जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कम थी, ठीक हो गया ना उस वक्त। बल्कि इन दोनों के तो अपने, जब नवाज शरीफ के साथ ज्यादती हुई, जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ ज्यादती हुई, उनकी तो अपनी पार्टी की 2/3 मेजॉरिटी थी। अपनी पार्टी की 2/3 मेजॉरिटी अपनी पार्टी की। खान साहब के तो मांगे तांगे अपनी पार्टी की, अपनी सिंपल मेजॉरिटी भी कोई नहीं थी। तो ये जो सिलसिला होता है ना साहब, हुकूमतों की मकबूलियत हमेशा गिरती होती है, उसकी कोई वजूहात हैं। वो महंगाई करती हैं, वो मुश्किल फ़ैसले करते हैं। खान साहब क्यों नहीं इंतखाब कराते थे? उधर से बिलावल साहब चले और वो उसको कह रहे थे कि इलेक्शन कराओ, वो इलेक्शन नहीं करा रहे थे, असम्बली तोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। तो इस पर ज़्यादा छलांगे मारने की ज़रूरत नहीं है। आ जाए भाई, ये कल होली मनाई गई और यूनिवर्सिटी में आज एक अयाज अमीर साहब ने कॉलम भी लिखा कि गुस्ताखों ने होली मनाई, के पता नहीं किस तरह का उसका उन्वान था। तो वो फिर या गुस्ताखों ने होली मनाने की जुर्रत कैसे की, और उन्होंने बड़े तंज़िया अंदाज में लिखा, लेकिन वाकई सही बहुत अच्छा लिखा कि क्यों इस तरह से पंजाब यूनिवर्सिटी में तो बाकायदा इजाज़त ली गई। इसी तरह से गालिबन कराची यूनिवर्सिटी में भी। पहले मैं आपको ये एक ज़रा शार्ट सुना दूँ, ये हिंदू लड़की क्या कह रही है कि हमने होली मनाई तो हमारे साथ क्या हुआ। ये ज़रा जो है ना आप खुद सुन लीजिए कि वो क्या कह रही हैं कि हमारे साथ क्या हुआ। जी, मैं हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हूँ। मैं सिंधी हूँ। सिंधी डिपार्ट में हम आराम से होली मना रहे थे, तो जमात वाले आ गए, इस्लामी जमात वाले वो आगे हरास करने लगे। हम गर्ल्स थे, होली खेल रहे थे, क्लास में सिंपल होली खेल रहे थे, तो उन्होंने हमारे क्लास फेलो जो हमारे साथ होली खेले थे उन्होंने उनको मारा पीटा। क्या मेरा ये मुताला है कि जब पाकिस्तान में हर मजहब अपने हिसाब से ही अगर जी बिल्कुल वो ठीक कह रही हैं कि यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क्स, यू आर फ्री टू गो टू एनी प्लेस ऑफ वर्शिप इन दिस स्टेट ऑफ पाकिस्तान। ये कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने फरमाया था, और इस्लाम का बेसिक प्रिंसिपल भी यही है। आप अपना आइन देखें, उसमें कानून दस्तूर पाकिस्तान, उसमें अक़लियतों को किस तरह के हकूक़ हासिल हैं। ये इंतहाई दुख का मकाम है। मैं ऐसी सोच को और दाइश, अल-कायदा, दहशतगर्दों की किसी भी सोच में तफरीक नहीं करता। उनकी वो सोच है, वो वहाँ पे बंदूक उठाते हैं, आपने यूनिवर्सिटियों में उठा ली। ये क्या है? आप इस्लाम के ठेकेदार हैं, आप मज़हब के ठेकेदार हैं। कोई होली मना रहा है, आपको तो नहीं कहा कि आप भी साथ मनाओ, उनको पूरी आज़ादी है। माफ़ कीजिएगा, और रियासत मदीना में भी ऐसी ही आज़ादी थी। इसका मतलब है कि आप ऐसे करतूत करके ना मदीने के कुछ लगते हैं ना मदीने वाले के कुछ लगते हैं। ये बहुत ही गलत करतूत हैं, और इन करतूतों को सिराजुल हक साहब को कंट्रोल करना चाहिए। और ये जमीयत की जमीयत तलबा की ये पहली कंप्लेंट नहीं है, ये मुताद्दिद कंप्लेंट्स आई हैं। उन्होंने अपने प्रोफेसर्स पर भी तशद्दुद करने से वो नहीं रुके, और मुबैना उन्होंने प्रोफेसर्स पे भी तशद्दुद किया। ये बहुत ही घटिया हरकत है। ये इस्लाम को भी बदनाम करने के मुतरादिफ है, ये पाकिस्तान को भी बदनाम करने के मुतरादिफ है। साहब, हम कुएं में नहीं रह रहे, हम ज़ेरे ज़मीन नहीं रह रहे, हम मरीख पर नहीं रह रहे, हम इसी ग्लोबल विलेज में रह रहे हैं, जो कि ये जो वर्ल्ड है ना, दिस वर्ल्ड इज़ अ ग्लोबल विलेज, इसी में रह रहे हैं। दुनिया में पाकिस्तान में रहना है तो इस शिद्दत पसंदी के साथ नहीं रह सकता।
दुनिया में पाकिस्तान ने ना ही शिद्दत पसंदी का कोई इस्लाम से ताल्लुक़ है, ना ही इंसानियत से ताल्लुक़ है। अभी कायद आज़म यूनिवर्सिटी में हुल्लड़बाजी हुई, वो तो खैर किसी दूसरी बात पे हुई। दो ग्रुप, कायद आज़म यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने बहुत अच्छा कदम उठाया। 79 तलबा जिन्होंने हुल्लड़बाजी, जिन्होंने कानून को हाथ में लिया, यूनिवर्सिटी से निकाल दिया, डिग्रियां भी मनसूख कर दी। वेल डन, मैं कहता हूं वाइस चांसलर साहब, बहुत ज़बरदस्त आपने जो कदम उठाया है, ये बहुत अच्छा है। अब चाहिए कि ये ऐसा नहीं है कि ये कोर्ट्स में जाएं और कल कोर्ट्स जो है ना ऑटोनोमस बॉडी के इस तरीके से जैसे दखल अंदाजी करके उनको दोबारा बहाल कर दें। इन लोगों को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए, इन लोगों को यही सज़ा होनी चाहिए। मैं आपके सामने ये भी बयान करता हूं कि नैब की टीम जो है वो दुबई पहुंच गई है। जनाब नैब की टीम, और किसके पास पहुंची है? बहुत ज़बरदस्त है भाई, नैब की टीम पहुंच गई है, पहुंची है जनाब तोशा खाना केस की इंक्वायरी करने, और नैब की टीम पहुंच गई है दुबई। वो उमर फारूक नहीं जिस के पर घड़ियां बेची गई थी जिसकी दुकान पे, तो कुछ ऑफिसेज में भी, कुछ दुकानों का भी उन्होंने चक्कर लगाया। चक्कर बड़ा घुमा घेर टाइप हो रहा है, और मैं आपको कहता हूं कि घेरा बड़ा तंग हो रहा है। ये फिर आप लिख लीजिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।